नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कुल 1,73,763 मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और मौतें भी उतनी ही ज्यादा हुई है। पिछले 24 घंटे में 7,964 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 265 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, हालांकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। 11,264 मरीज ठीक हो गए हैं। अभी तक 82,370 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो वह बढ़कर 47.40% हो गई है। जहां एक और कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी लॉकडाउन के चलते चरमराती जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो एक साथ लड़ने की यहां पर बड़ी चुनौती है, और स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो आर्थिक मोर्चे पर, दोनों ही मोर्चों पर लड़ने की यहां पर बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में जारी लॉकडाउन के बीच कोरोना के केसेस लगातार बढ़ना सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। वहीं 11 सालों में सबसे कम जीडीपी दर ने आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियां बढ़ा दी है। जीडीपी के ये आंकड़े जनवरी से मार्च 2020 तक के हैं, जब पूरी तरह से कोरोना का कहर देश में शुरू भी नहीं हुआ था। ऐसे में अप्रैल से जून तक के आंकड़ों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते केसों के बावजूद सरकार को आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ रही है। राज्य भी चाहते हैं कि जान के साथ जहान के बारे में भी सोचा जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 8 जून से दफ्तर आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 1 जून से राज्य के धार्मिक संस्थानों को भी खोलने का प्रस्ताव रखा है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मॉल्स खोलना चाहते हैं। और पैसेंजर तो अभी उस तरह का मिल नहीं रहा, फिर भी पैसेंजर को हम लोग सेवा दे रहे हैं। मिनिमम जहाँ तक हो रहा मिनिमम फेयर ले रहे हैं उससे, और जहाँ तक हो रहा सेवा दे रहे हैं इंसान को, और खुद मास्क लगा के चल रहे हैं। पैसेंजर को भी मास्क लगा के चलने के लिए बोल रहे हैं, और ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कि कोई सामने पैसेंजर अभी फिलहाल ना बैठाएं। हम लोग ऑटो पुलिस नियम दिया है 3 पैसेंजर लेके चलने खातिर, लेकिन हम लोग को पोसा नहीं रहा। हम लोग चला रहे, तेल का भी दाम नहीं उठ रहा। भाड़ा 2 रुपये 5 रुपये बढ़ा के मांग रहे तो कोई पैसेंजर दे नहीं रहा है। तो हम लोग जब चलाएंगे तो तेल का दाम ही नहीं उठेगा तो कहाँ से चलाएंगे। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई जगह लॉकडाउन नहीं खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे हॉटस्पॉट में कुछ रियायतों के साथ ही लॉकडाउन जारी रह सकता है। ठाकरे ने कहा कि अगले 15 दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस समय हर नागरिक को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि राज्य में कोरोना के मामले अब नियंत्रण में हैं और मृत्यु दर का आंकड़ा भी नीचे आया है, लेकिन अभी प्रतिबंधों में छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है। सीएम ठाकरे ने कहा कि राज्य ने पिछले 2 महीने में कोरोना संक्रमित मामलों पर नियंत्रण किया और कोविड-19 मरीजों की संख्या को लेकर हर विभाग में पारदर्शिता बरती है। पिछले 24 घंटे में देश के सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में 2,682 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कुल 62,228 संक्रमित हो गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने 145 नए जिलों की पहचान की है, जहां पिछले 3 हफ्तों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रभावी रोकथाम उपायों को नहीं अपनाया गया तो वे इस बीमारी के उपकेंद्र बनकर उभरेंगे। इन 145 जिलों में अधिकतर जिले ग्रामीण हैं। राज्य के प्रतिनिधियों को गुरुवार को दिए गए एक प्रस्तुतिकरण में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रेखांकित किया है कि पूर्वी भारत कोरोना वायरस के एक नए हॉटस्पॉट के रूप में उभर सकता है, क्योंकि कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित विभिन्न राज्यों से अधिकतर प्रवासी पूर्वी भारत के राज्यों में पलायन कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव ने कहा है कि पूर्वी भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत 12 राज्यों में पहले कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन 25 मई तक 3 सप्ताह में तेजी से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अन्य राज्यों जैसे त्रिपुरा और मणिपुर में भी पहले संक्रमण के मामले इकाई में थे, लेकिन अब कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कोविड-19 हॉटस्पॉट राज्य से प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण ही पूर्वी भारत में मामले बढ़े हैं। चूंकि प्रवासी श्रमिकों की भीड़ बहुत बड़ी थी,
इसीलिए रेलवे और बस स्टेशनों पर यात्रियों की उचित स्क्रीनिंग नहीं की गई। इसके चलते कई प्रवासी मजदूरों से संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच गया। मंत्रालय ने उन 145 जिलों की पहचान की है जहां राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नए उपकेंद्रों का उदय न हो। माना जा रहा है कि स्वीडन, ताइवान या दक्षिण कोरिया की तरह भारत में भी लॉकडाउन के बजाय जांच बढ़ाने और उच्च जोखिम वाली आबादी को अलग करने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। सरकार ने शुरुआत में जांच सुविधाएं नहीं होने की वजह से कड़ा लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब देश भर में प्रतिदिन 1 लाख नमूनों की जांच क्षमता के साथ सरकार लॉकडाउन मॉडल से स्वीडन या दक्षिण कोरिया या फिर ताइवान के मॉडल की ओर जा रही है। इन देशों ने बिना लॉकडाउन लगाए कोरोना को सफलतापूर्वक फैलने से रोका। एक अध्ययन के अनुसार अगर 60% आबादी साधारण मास्क पहने तो संक्रमण को 90% तक फैलने से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने तमाम रणनीति बनाई है, लेकिन अभी तक वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि सरकार के सामने 2 चुनौती है। एक तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और दूसरी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी पटरी पर लाना। और ऐसे में इन दोनों के बीच में किस तरह से तालमेल सरकार बैठाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी आर्थिक गतिविधियों पर भी लगाम नहीं लगाई जा सकती और कोरोना को कंट्रोल करने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी यहाँ जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये बढ़ते मामले कहीं ना कहीं सरकार के किए हुए दावे और सरकार की की हुई तैयारियों की पोल खोल रहे हैं। इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष IMA के। डॉक्टर विनय, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी हैं, जो कि कैंसर विशेषज्ञ है फोर्टिस अस्पताल में। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका भी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री है। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पे जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो हैरान और परेशान तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी बढ़ाते हैं, न सिर्फ सरकार की बल्कि लोगों की भी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को एक तरफ रोक नहीं रही सरकार, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को चलाना बहुत जरूरी है, लोगों के घरों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। वहीं कोरोना घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी चपेट में ले लेता है। ये कितनी बड़ी दिक्कत है? देखिए, लॉकडाउन का जो मतलब था और जो लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया सरकार ने, उसके 2 कारण थे। एक तो सरकार चाहती थी कि हमारा देश प्रिपेयर हो जाए कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा केसेज हैं उसको हम ट्रीट कर सकें। दूसरा साथ में साथ ये था कि अवॉइड करना चाहते थे कम्युनिटी स्प्रेड को। लेकिन मेरी ये फीलिंग है कि अब हम सेकेंड स्टेज पे आ गए हैं और हमारा देश जो है कम्युनिटी स्प्रेड पे जा रहा है, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं। आज के दिन तो सबसे ज्यादा उचित जो चीज होगी वो हम ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन के अलावा हमको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, कम्युनिटी की सैंपल करें, सैंपलिंग टेस्ट करें, जिससे हम जितने ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, उसके साथ साथ उनके अराउंड जो लोग हैं उनको हम सेपरेट कर सकें और उनके कॉन्टेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ये एक तरीके से कम्युनिटी टेस्टिंग आज के दिन जरूरी है। इसीलिए सरकार ने शायद 5वें चरण में ये डिसीजन लिया है कि एक्सेप्ट हॉट स्पॉट्स जो हैं उसके अलावा जो है एक जनरल आम गतिविधियां जो है लाइफ की उनको खोला जाए। ठीक है। डॉक्टर राहुल, क्या वाकई आप भी सहमत है डॉक्टर विनय अग्रवाल की बातों से? उनका कहना है कि अब लॉकडाउन पर फोकस ना करते हुए टेस्टिंग पर फोकस किया जाना चाहिए। सर, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने टेस्टिंग पर फोकस किया है बजाय लॉकडाउन के, और उसके बाद कुछ पाबंदियां लगाई है कि मास्क आपको लगा के ही बाहर निकलना है, अगर आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। ऐसी बहुत सारी पाबंदियां लोगों पर लगाते हुए लॉकडाउन को हटाकर सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर आगे फोकस किया है और उन्हें सफलता भी मिली है। क्या भारत को भी अब इसी लाइन पे आगे बढ़ना चाहिए, इसी रास्ते पर आगे जाना चाहिए? नेहा जी, 3 बातें कहना चाहूंगा, एक समय दीजिएगा। सबसे पहली बात है, जब हम हर देश की अलग अलग परिभाषा है। हम जब साउथ कोरिया और ताइवान की बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन 1/10 ऑफ उत्तर प्रदेश है। 20 करोड़ की पॉपुलेशन में उनकी 2 से 3 करोड़ पॉपुलेशन है। उन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक था, जिससे उन्होंने काम किया तो वो कंट्रोल कर लिया। हम कहते हैं कि हम पूरे देश में ताइवान वाला मॉडल लगाएंगे, हम टेस्टिंग करेंगे। चलिए, टेस्टिंग की बात समझ गए, आपकी 1 लाख लोगों की टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि 3% 1000 का, 100 का 3% 3 होता है, 1000 का 30 होता है, 1 लाख का 3
30,000 होता है, ठीक है, 3%। अगर आप कहते हैं 3% लोगों की मोर्टेलिटी है, 10 लाख लोगों का 3% कितना होगा? 1 करोड़ का कितना होगा? 10 करोड़ का कितना होगा? क्या हमारे पास इतने बेड्स हैं जो वो 1 करोड़ की पॉपुलेशन में हमने टेस्टिंग कर ली, उसका हमने 10% पकड़ लिया पॉजिटिव है, और उसके बाद नंबर देखें कि चलो 90% तो घर पे क्वारंटाइन हो गए, जो 10% या 3% लोगों की मृत्यु होनी थी, वो कितना बड़ा आंकड़ा है? क्या हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं कि हम उन 3% के आंकड़े को अपने अस्पतालों में फिक्स कर पाएंगे? चलिए दिल्ली का मॉडल ले लेते हैं। आज के तारीख में दिल्ली में जितने अस्पताल हैं वो ओवरवेल्म्ड हो गए। कल 1000 केस आए दिल्ली में, दिल्ली के सारे अस्पताल भरे हुए हैं। कौन से अस्पताल में? आरएमएल की बात कर लीजिए, मैक्स की बात कर लीजिए, फोर्टिस की बात कर लीजिए, सफदरजंग की बात कर लीजिए। तो हम आसानी से कह देते हैं कि टेस्टिंग कर लीजिए, 1 लाख केस आ गए, 1.5 लाख केस आ गए, आसानी से काम हो जाएगा। ट्रम्प साहब ने भी तो यही किया था। ट्रम्प साहब ने आजकल 15 लाख लोग पॉजिटिव हो गए, पर भाई उनका 1,01,000 लोग मर गए। 1,01,000 लोग मर गए। अभी हमारी पॉपुलेशन नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि टेस्टिंग करना विकल्प नहीं है क्या किया जाए उसके लिए? टेस्टिंग अभी आ रहा फोकस नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? मैं तीसरी बात पे भी आ रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना निष्कर्ष बताऊंगा। तीसरी बात, अर्थशास्त्री भी यहाँ पे है। अर्थशास्त्री का मतलब होता है कि कंज्यूमर जब बिहेव करेगा, कंज्यूमर खरीदेगा, तब चीजें आगे बढ़ेंगी, तब इकोनॉमी बढ़ेगी। कंज्यूमर दिमाग से फियर से ग्रिप है, वो बाहर निकल नहीं रहा। आप ऑफिस खोल दीजिए, आप रिलीजियस स्थल खोल दीजिए, अभी भी हम नेहा जी अब समय है री लॉकडाउन का। आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के साथ में हेल्थ व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। आप किसी भी क्षेत्र का बेड उठा लीजिए, कोई प्राइवेट को ले रहा है, कोई होटलों को ले रहा है, कोई सरकारी अस्पताल को ले रहा है। हमारे पास ठीक करने को उपचार नहीं है। हम इनोसेंट बाई स्टैंडर है कि जो बहुत सिक हो गया वो अपने आप बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। क्या ऐसा चाहते हैं? क्या हम इटली का मॉडल चाहते हैं कि 70 साल के आदमी में वेंटिलेटर निकाल के 20 साल में डालना पड़े, जिसे हम ट्राइजिंग और वेंटिलेटर कहते हैं? तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं, और हमारी पॉलिसी मेकिंग बहुत आसानी है कि टेस्टिंग ज्यादा कर लीजिए। अरे टेस्टिंग 2 लाख भी होने लगी, ज्यादा पकड़ाई में भी आने लगे। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर आमिर अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी राहुल जी कर रहे थे, क्या आप उनकी बातों से सहमत है कि अब टेस्टिंग पर भी जोर देने से कुछ नहीं होगा, वक्त आ गया है री लॉकडाउन किया जाए और उसी तरह से किया जाए जैसे कि पहले हुआ था, पूरे प्रतिबंधों के साथ? क्योंकि अभी हमारे पास उतने इंतजामात नहीं है जितने होने चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें तो अभी जो इंतजाम है वही चरमराए हुए। दिल्ली का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया। क्या वाकई आप इनकी बातों से सहमत है कि वक्त आ गया कि री लॉकडाउन किया जाए, वो भी पूरे प्रतिबंधों के साथ? हमारे सीनियर डॉक्टर हैं तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि री लॉकडाउन की जरूरत है इस समय, और बहुत ही कड़े जो है पालन करने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ठीक है डॉक्टर रवि, सवाल इस बात को लेकर है कि डॉक्टर्स तो कह रहे हैं एक बार फिर से लॉकडाउन का वक्त आ गया है, लेकिन सर एक बार फिर से अगर लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था तो पहले से ही चरमराई हुई है, क्या हाल आगे हो जाएगा? देखिए, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो रणनीति है वो हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है, चाहे वो इकोनॉमिक पैकेज रहा हो। मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले अभी मोदी जी को एक आइडियल बनाया गया था कि उन्होंने लॉकडाउन देश में इतना अच्छा किया। आज हम कह रहे हैं कि जापान, टोक्यो को फॉलो करें, इसका मतलब है मोदी जी का लॉकडाउन अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी डॉक्टर राहुल ने बोला, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल सलाह के बजाय डॉक्टरों से सलाह लेनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना तो अब उनके कंट्रोल में इकोनॉमी आ रही है, ना लॉकडाउन आ रहा है, ना फिर हम पेशेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं से पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है, और इसी डर को अब लोग महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं डर देख रहा हूं, या फिर डॉक्टर राहुल ने भी जो इनका एक अग्रेसिव रूप देखने को मिल रहा है, वो शायद यही वजह है क्योंकि लोग अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनको पता है कि ना तो मैं मेडिकली फिट हो रहा हूँ, ना मैं इकोनॉमिकली अच्छा हो रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यूएस की हम बात करते हैं, यूएस का भी डेटा भी दिया इन्होंने, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मर गए, लेकिन वहां की सरकार इकोनॉमिक सपोर्ट दे रही है और हर एक अकाउंट में $5,000 वो वहां के लोगों को दे रही है। क्या भारत में ऐसा हुआ? अगर सिर्फ एक
तबके की बात की जाए तो लोग बाहर क्यों निकलने पे मजबूर हैं? क्योंकि उनको इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, और जब तक इकोनॉमिक सपोर्ट आप नहीं देंगे तब तक लोग बाहर निकलेंगे, और जब तक लोग बाहर निकलेंगे आप कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा एक मुद्दा आपने कहा कि हम टोक्यो की बात करें, वहां पे लोगों को टेस्टिंग ज्यादा कर ली। सर बिल्कुल सही आपने कहा नेहा जी, टेस्टिंग ज्यादा कर ले, लोग वहां के फॉलो करते हैं। क्या भारत के लोग फॉलो करते हैं? लोग पैदल जा रहे हैं, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जागरूक हैं इस चीज को लेकर के, जो लोग फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं से अब सरकार का पूरी तरह से डर दिखाई दे रहा है, और वो अब जो भी सजेशन एक आता है उसको फॉलो करते हैं, दूसरे दिन दूसरा सजेशन आता है उसको फॉलो करते हैं। तो अभी हालात इससे ठीक होने वाले नहीं है। मुझे लगता है सरकार को यहाँ पर एक एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए, जो कि लॉकडाउन मेडिकल टीम उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि उनको सही सजेशंस मिल सकें। और इकोनॉमिक पैनल पे भी आपने यहाँ पे कहा 20 लाख करोड़ रुपए का आपने सब्सिडी दी, फायदा क्या हुआ? लोन आप दे रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, और इसी हबड़ा तबड़ी में आपने सब चीजें ओपन करनी शुरू कर दी, तो केसेस बढ़ेंगे। ठीक है, एवरीडे आप बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर विनम्र, ठीक है डॉक्टर विनय, सवाल इस बात को लेकर है कि भारत में अगर 2 महीने पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण में भारत 40वें नंबर पर भी नहीं था, लेकिन सर आज वो स्थिति आ गई है कि भारत 9वें स्थान पर आ गया है। ये कितना चिंता की बात है, और क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे आकलन में कमी रही होगी कि हमें अब ये हालात देखने पड़ रहे हैं, और आने वाले हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं? नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। राहुल जी ने थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दिया। क्या टेस्ट ना करना और बीमारी को छिपाना कोई आंसर हो सकता है? कहीं पर भी नहीं हो सकता। मैंने ये कहा कि जिन जिन एरिया में हॉट स्पॉट हैं उनमें लॉकडाउन की आवश्यकता है। जिन जिन एरियाज में हॉट स्पॉट नहीं है और हम नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे हमें आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था को भी देखना है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलनी है। लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि कितने लोग बीमार हैं और उनका क्या इलाज करना है। जी बिल्कुल। ये आंसर राइट। आप ये सोचिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि दिल्ली में इतने टेस्ट हुए और इतने लोग पॉजिटिव आए। आज हम दिल्ली में थोड़ा सा बेहतर तैयार है देन 2 महीने पहले में जो तैयारी थी हमारी, या आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट पे ले लीजिए। और अगर हम केसेस का अनुमान लगाते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि आज जैसे हम 1.7 लाख या 1.75 लाख की फिगर पर हैं, तो अगले 15-20 दिन में अगर 8 और 10 हजार की रेशियो से भी आगे बढ़े तो ये फिगर हमारी 15-16 जून तक डबल हो जाएगी ना। हमको इस चीज को, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है, ना कि इस फिगर को छिपा के आगे बढ़ना है। अदरवाइज क्या होगा, हमारे देश में गांव में लोग मरते रहेंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कोरोना से मरे हैं या सड़क पे भूख से मरे हैं या अदरवाइज मरे हैं। तो हमें दोनों चीजों का एक बड़ा सामंजस्य बैठाना होगा और एक आपस में बैलेंस बैठाना होगा। एक तरफ आर्थिक स्थिति को भी देखना है, दूसरी तरफ मेडिकल स्थिति को भी देखना है। मेडिकल स्थिति का तात्पर्य बीमारी को छिपाना नहीं है। ठीक है, टेस्टिंग पर तो फोकस करना ही होगा। टेस्टिंग छुपाने या बीमारी छुपाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे में डॉक्टर आमिर, क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार जो है वो अभी तक तालमेल बैठाने में वो नाकाम रही है? अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच में जिस तरह से तालमेल सरकार का होना चाहिए वो अभी तक नहीं बैठा पाई? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं सरकार पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार अपना काम कर रही है और पब्लिक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनको जो है खुद ही ये सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा जो है ये कोरोना न फैले लोगों को। लेकिन पब्लिक इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। काफी हद तक मैं समझता हूँ कि पब्लिक इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में भी देख रहा हूँ कि इसका जो है पालन नहीं लोग कर रहे हैं। वो जैसे ही उनको मौका मिल रहा है वो निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो हर चीज जो है ये गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि जिम्मेदार है। ठीक है डॉक्टर राहुल, ऐसी कौन सी रियायतें, कौन सी मजबूरी थी जिनकी वजह से हम संक्रमण की ओर और आगे बढ़ गए, जिसकी वजह से भारत संक्रमण की तरफ और आगे बढ़ गया? कौन सी मजबूरी और रियायतें थी? नेहा जी, 2 चीजें। मैं विनय अग्रवाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें टेस्टिंग भी करनी चाहिए, ट्रेसिंग भी करनी चाहिए, और हमारे को पार्शियल लॉकडाउन या एग्रेसिव लॉकडाउन हॉटस्पॉट में करना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब इश्यू इस बात का था, जब पॉलिटिकल प्रेशर बनता है कि आप इकोनॉमी खोलिए। वुहान में कितने दिन इकोनॉमी बंद थी सर? 70 दिन बंद थी। जर्मनी में कितने दिन बाद स्कूल खुले? 2 महीने बाद स्कूल खुले। इटली में कितने, अभी तक नहीं खुली बहुत सारी चीजें, लोम्बार्डी वगैरह में।
तो हमने एक पलायन और माइग्रेंट इतना बड़ा इश्यू बनाया है कि सब लोग भूख से मर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि 1 लाख लोग हो गए, 4000 लोग मर गए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे को अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारी सीवियरिटी कितनी है। अगर 100 लोग कोरोना से ग्रसित होते हैं, कितने सीवियर होते हैं, कितने को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, ये आंकड़े बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से हम ये प्लान कर पाएंगे कि अगर हमारे पास 50,000 वेंटिलेटर हैं और हमारे सिक लोग 60,000 हैं, तो हमारे को लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। अब हमारे को साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे लॉकडाउन बताना पड़ेगा। अगर हमारे 95% केस नॉन सीवियर हैं तो कोरोना रहेगा। हमारे को सिर्फ इतना देखना है कि मृत्यु ना हो। नेहा जी, नंबर से मत जाइए, नंबर से मत डरिए, उसके पीछे जो मृत्यु है उससे डरिए। अगर हम अपनी मृत्यु को 1% से कम रखते हैं तो हम जीत गए। हमारे को बस इतना ही डॉक्टर राहुल, लेकिन ये जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं नंबर्स पे मत जाएं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से इतना ज्यादा पैनिक बना हुआ है कोरोना को लेकर और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर निकलने को कतरा रहे हैं। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कोरोना वायरस संक्रमित लोग जो ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें उनके अंदर रहती है या उन्हें तकलीफ रहती है? इस बात में कितनी सच्चाई है, या वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं? दिल्ली का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो एक बार आदमी ठीक हो गया वो ठीक हो गया। अर्थशास्त्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा सिर्फ उनसे निवेदन ये है कि सर, जब नंबर देख देख के पब्लिक डरेगी तो क्या आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? क्या कंज्यूमर गुड बढ़ेंगे? क्या वो होटल में जाके खाना खाएंगे? आप अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? मुझे बताइए। आपके 5.5 करोड़ जो मजदूर थे वो दिल्ली बॉम्बे से उठ के उत्तर प्रदेश बिहार चले गए, वो 3 महीने तक वापस नहीं आ सकते। कौन सी फैक्ट्री चलाओगे आप? आप कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? ठीक है डॉक्टर रवि, सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, लॉकडाउन खुलवा दिया। ठीक है डॉक्टर रवि, सवाल इस बात को लेकर है कि सर 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार की तरफ से दे दिया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि एमएसएमई सेक्टर में एक नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। सर, क्या लगता है कि वाकई ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो मजदूर थे वो तो पलायन कर चुके हैं, वापस अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। जो ऐसे लोग थे जो फैक्ट्री या फिर ऐसे छोटे मोटे जो उद्योग थे उसमें काम किया करते थे, वो भी अपने घर जाने को आतुर है, वो भी अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं, चाहे उन्हें पैदल जाना पड़े, चाहे बस के सहारे जाना पड़े या ट्रेन के सहारे जाना पड़े। ऐसे में क्या सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपए देकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से तिश्री कर सकती है, या फिर इस सेक्टर में एक नई जान फूंकने के लिए और भी कई कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल नेहा जी, आपने सही कहा। मैं पहले मुद्दे पे आता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों का पलायन जारी है यहाँ पर, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री, और 3 महीने में इंडस्ट्री वापस रिवाइव नहीं हो सकती, यानी कि लोग जो है वो वापस 3 महीने में नहीं आ सकते हैं। ये क्लियर फैक्ट है कि अब जो मजदूर एक बार जा चुका उसको आने में 6 महीने से साल भर का समय लगेगा और इंडस्ट्री इतने दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री में ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिला है? देखिए, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आपने देखे हैं उनमें काफी हद तक रुकावट देखने को मिली है। साथ ही अब होटल इंडस्ट्री की बात करें या टूरिज्म तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ये सारी इंडस्ट्री तो बहुत तेजी से यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है कोरोना की वजह से। अब सरकार ये लोन की तरीके से नहीं प्रोवाइड कर सकते। लोगों को कॉन्फिडेंस तब आएगा, जैसे आपने अभी बताया कि नंबर बढ़ रहे हैं। देखिए, नंबर जब कम होना शुरू होंगे तो लोगों को लगेगा कि कोरोना रुक रहा है। नंबर कब कम होंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता ना। सवाल इस बात को भी लेकर है कि जो गरीब वर्ग है वो तो अपने घर जाने के लिए परेशान था, वो निकल भी चुका, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि मध्यम वर्ग पे अब मार पड़ेगी? क्योंकि कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है, कई लोगों की जाने वाली है, कई कंपनियां बंद हो चुकी है, कई लोगों की होने वाली है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अब मध्यम वर्ग पर मार पड़ने वाली है क्या? नेहा जी, बहुत देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा नेहा जी कि अब कोई भी इंडस्ट्री इससे अछूती नहीं है, और प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो या जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। अब आपको मैं सेक्टर वाइज बताता हूँ। जैसे इस समय 21 दिन के लॉकडाउन में सरकार को 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, यानी कि लगभग अब जो आंकड़ा बढ़ के है वो हर एक दिन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को यहाँ पर हो रहा है। अब जीडीपी उस हिसाब से गिर रही है। दूसरी तरफ है 30% लोगों की यहाँ पर सैलरी कट हो गए हैं, और
40% जो है वो लोगों की जॉब जा चुकी है। और इसको लेकर के मैंने सरकार को एक सजेशन भी भेजा था कि जो लोग नौकरी पे थे और नौकरी जा चुकी है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने आपको 10,000, 15,000, 25,000 टैक्स दिया है, उसका कम से कम 10 से 12% उनके अकाउंट में डायरेक्ट आप उनको दीजिए, जिससे कि उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस तरीके की चीजें अब सरकार को यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो नौकरी पेशे वाले लोग सर ये कहा जा सकता है कि पहले सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, राहुल जी मैं आऊंगी आपके पास, सरकार की तरफ से क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है, फिर कहा गया जान भी और फिर जहान भी, लेकिन अब लग तो ऐसा रहा है कि फिर अब सिर्फ जहान बचाने की प्राथमिकता पे सरकार चलती हुई नजर आ रही है। कोरोना वायरस की आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कुल 1,73,763 मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। तकरीबन 8,000 केसेस सामने आने से वाकई कई सवाल खड़े हो गए हैं और मौतों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब मौत का आंकड़ा भी पिछले 24 घंटे में 265 तक हो गया है। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी कि रिकवर होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। और अब जो आंकड़ा है वो 82,370 पहुंच गया है, जो लोग ठीक हो चुके हैं, इस बीमारी को मात दे चुके हैं। और ऐसे में अब रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 47.40% हो गया। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा डराना मकसद नहीं है, लोगों को बस आगाह करना। आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, बस आगाह रहिए, सावधानी बरतिए। इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन प्रदीप जी का रुख करेंगे उससे पहले बात करते हैं राहुल जी से। डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कुछ लोग संक्रमित नहीं है, जो लोग संक्रमित नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर वो कब तक सुरक्षित रहेंगे और किस हद तक सुरक्षित रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। नेहा जी, जैसे जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ रहा है और न्यू हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, तो अब सरकार का और इंडिविजुअल दायित्व दोनों का है कि वो अपने आप को बचाव करके चले। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली और महाराष्ट्र की हम बातें करते हैं, तो अभी भी उनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज, आप बार बार सब लोग ये कहते हैं कि रिकवरी ठीक है, रिकवरी ठीक है। अरे रिकवरी तो 90% होनी ही है। हमारे को तो प्रॉब्लम कोरोना से मोर्टालिटी की है नेहा जी। सारा गेम जो है सरकार का और अर्थशास्त्रियों का और जितने भी IMA के डॉक्टर्स हैं, दो चीजों पे ध्यान रखना है। एक, डॉक्टर संक्रमित ना हो। एम्स के 55 डॉक्टर संक्रमित हो गए, वो कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज, मोर्टालिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोर्टालिटी का फिगर 3% है, अभी 2.7% है। हमारे को सिर्फ वो आंकड़ा देखना चाहिए। जो ठीक हो गए वो तो ठीक होना ही है। हमारे को तो बचाना है कि हमारी मृत्यु ना हो। आम आदमी भी इन्फ्लुएंजा में नॉर्मली ठीक होता है। अगर हमारी मृत्यु दर ठीक रहती है या हम मृत्यु को कम कर पाते हैं किसी भी उससे, उसके लिए हमारे को प्रयास करना है। वो कैसे कम होगी? हमें ICU बेड चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो सिक है उनके लिए बेड चाहिए। क्या हमारे पास उतने बेड हैं? अगर बेड नहीं है तो उस जगह पे लॉकडाउन करना आवश्यक है, सो दैट कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना फैले। देखिए, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अर्थशास्त्री जी से बात पूछता हूँ कि आप सबने उन पलायन मजदूरों का तो दर्द देख लिया, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 की नौकरियां करती थी, वो कहाँ जाएंगे? उनकी गिनती कौन करेगा? गुड़गांव में 40%। ठीक है सर, प्रदीप जी का रुख करते हैं। प्रदीप गुप्ता जी, सवाल इस बात को लेकर है, डॉक्टर्स का भी ये कहना है, ये आकलन है कि अगर एक लॉकडाउन को सख्ती से एक बार फिर से लागू नहीं किया गया तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। और ये जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई जा भी रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं ये बहुत कुछ स्पष्ट कर रहे हैं। तकरीबन 8,000 केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्या वाकई आप भी इनकी बातों से सहमत है? आपको लगता है, क्योंकि जो व्यापारी है उस पर भी इस लॉकडाउन पर बहुत ज्यादा मार पड़ी है और नौकरी वर्ग पर भी मार पड़ी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई एक बार फिर से लॉकडाउन करने की स्थिति है, वो भी पूरे ये कहा जा सकता है सख्ती के साथ? नेहा जी, देखिए, डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत हूँ। आज जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लॉकडाउन तो जरूरी है, लॉकडाउन तो करना पड़ेगा इनको भी महीने भर कम से कम।
लेकिन उसके अंदर छूट देते रहिए, क्योंकि जब तक आदमी खुद जागरूक नहीं होगा, जिस प्रकार से और कंट्री है, स्विट्जरलैंड है, और कंट्री का एग्जाम्पल देख लो, जर्मनी है या साउथ कोरिया है, वहां पर आदमी जागरूक हो गए। जागरूक होना पड़ेगा हर आदमी को। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप सरकार का मुंह कब तक देखोगे? सरकार कब तक आपको बचाव के रास्ते बताती रहेगी? भाई एक मैं बात और कहना चाहूंगा कि मीडिया के द्वारा भी सरकार को चाहिए, इस समय जो टीवी पर और ऐड आते हैं, आदमी को जागरूक करने के ऐड बहुत कम आ रहे हैं। सरकार को हर घंटे में ऐड देना चाहिए हर चैनल पे कि आप ये करिए, ये लीजिए, इससे बचाव करिए। और जहां तक देखिए, आज हमारी अर्थव्यवस्था को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ व्यापार केट से। व्यापारी को भी इतना हमारे देश में संपन्न नहीं है कि अगर आपने व्यापार खत्म कर दिया, इंडस्ट्री खत्म कर दी, तो वैसे लोग मर जाएंगे भूखे। क्योंकि देखिए, इस बीमारी से जो अभी तक आंकड़े आए हैं, 3% या 4% की डेथ है, ये बिल्कुल सत्य है। और ऐसी हर बीमारी में हो जाता है। परंतु एक तरफ हमें बीमारी का बचाव करना है, एक तरफ हमें लोगों को जागरूक करना है, और दूसरी ओर हमें ये भी देखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल न टूट जाए। पहले ही अर्थव्यवस्था हमारी बहुत खराब हो रही है, पंचर स्थिति में है, हम और देशों से पिछड़ रहे हैं। तो हमें इस समय तीन चार पहलू पे देना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के लिए हमारी इंडस्ट्री बनी रहे। सरकार का माहौल ऐसा होना चाहिए कि व्यापार ही आज मरने के कागार पर है। तो आज व्यापार जो 50 साल पहले स्थापित किया था, आज मैंने सरकार को ऐसा दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा। मैंने वैसे भी कई बार कहा है कि आज सरकार की जो एजेंसी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे सेल टैक्स है, चाहे जितने भी हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी छूट देनी पड़ेगी व्यापार के अंदर। जैसे सरकार ने अभी बिल्डर को दी 1 साल तक के लिए, रेरा में छूट दी है, क्योंकि व्यापारी को अपने आप को स्थापित करने के लिए समय चाहिए। तो तीनों पहलू देखने पड़ेंगे कि वहां छूट दे सरकार, पैसा सरकार ने आर्थिक पैकेज में व्यापारी को खास कुछ दिया नहीं है, तो उसको भी सरकार को चाहिए कम से कम बिना ब्याज का पैसा मिले। सरकार ने जो भी पैसा दिया, जो भी पैकेज अलाउंस कर रहे हैं, उससे कोई व्यापारी को लाभ नहीं पहुंच पा रहा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा नेहा जी, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रिक्शा वाले हैं, जो मजदूर वर्ग में भी नहीं आते, मर रहे हैं आज खाने पीने के कागार पे। या बहुत सारे हमारे असामाजिक, जिनको हम सेक्स वर्कर भी कहते हैं, मुझे बड़ा संवेदना है कि वहां सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, मरने के कागार पर हो रहे हैं। तो मेरा मानना है सरकार को ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पर जो संगठित क्षेत्र के नहीं है लोग, जिनकी कोई आवाज सुनाने वाला नहीं है, उठाने वाला नहीं है, वहाँ भी उनको राहत पहुंच सके। जो सरकार ठीक है डॉक्टर विनय, आपने सुना प्रदीप जी को, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बचाना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, और अर्थव्यवस्था को बचाना जरूरी भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है। सवाल इस बात को लेकर है, एक तरफ अर्थव्यवस्था है तो दूसरी तरफ लोगों की हिफाजत करना, उनकी जान को बचाना है। दोनों को बैलेंस करके कोरोना को कंट्रोल करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जाए जिससे कि दोनों के बीच एक बेहतर तालमेल बन सके? देखिए, प्रदीप जी ने बड़ा अच्छा कहा, एंड मुझे तो लगता है कि 3 चीजें हमको आवश्यक करनी है, और हमको ये जो स्टेट और सेंट्रल का मतभेद है जगह जगह, उनको भी अवॉइड करना है। चीजें कुछ पॉलिटिकल टर्न लेती जा रही हैं, जो कि उचित नहीं। ये पक्की बात है कि हमें स्वास्थ्य को पहले महामारी, फिर स्वास्थ्य और फिर अर्थव्यवस्था, इस तरीके से हमको देखना है। महामारी को हम जान चुके कैसी है, क्या हो रहा है, हमने कुछ अरेंजमेंट किए, कुछ नहीं कर पाए। अब हमें स्वास्थ्य का देखना है, हमें जानना है कि कितने परसेंटेज लोग हमारे इससे अफेक्टेड है। मैं राहुल जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि 3% मान लीजिए हमारे यहाँ, या 2.7% डेथ्स हैं, लेकिन वो उन्हीं में से पता लग रहा है जो हमने आइडेंटिफाई किए। ऐसी भी काफी सारी डेथ्स हैं जो हो सकता है कोरोना से हो और आइडेंटिफाइड ना हो, और जो अनगिनत जा रही है, जो नेग्लेक्ट भी हो रही है, तो उसको भी हमें उसको दूसरी तरफ देखना है। आज उन राज्यों में भी हमें पहुंचना है जिन राज्यों में अभी टेस्ट या तो बहुत मिनिमल है, या अभी लगभग हम कह सकते हैं शुरू नहीं हुए। उन राज्यों की तरफ भी हमको ध्यान देना है। और हाँ, अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले कहा कि हमको 3 स्टेजेस में करना है। जो हॉट स्पॉट्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनमें हमें सख्ती से काम करना है सरकार को, चाहे वो स्टेट सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लॉकडाउन की जरूरत है तो है, उसमें लॉकडाउन होना है तो होना है। दूसरा, हमको जहां रिलीफ देना है कि उस जगह पर जो कि हमारे ग्रीन जोन्स हैं या बाकी हैं, उन पे हमको थोड़ी रिलीफ भी देनी चाहिए। और ऐसी स्टेट और उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए हमने 4 करोड़ और 5 करोड़ मजदूरों को अपने गांव में भेज दिया, वो वहां पे भी भूखे मरेंगे, बिकॉज वहां से यहाँ जब आए थे तो वो इस वजह से आए थे कि उनको खाना चाहिए, उनको वर्क चाहिए। थोड़े दिन बाद वो परेशान होंगे कि उनको काम नहीं मिला। मैं बिल्कुल प्रदीप जी से एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे पैकेजेस हमें बनाने पड़ेंगे जिससे हमें अर्थव्यवस्था पे, MSME की जो हमारी यूनिट्स हैं, छोटी यूनिट, उस तरफ ध्यान दें।
जब तक प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा तब तक मजदूरों को वर्क नहीं मिलेगा, मजदूरों को वर्क नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था नहीं होगी। तो उन मार्केट्स को भी हमें ट्रेड को ओपन करना पड़ेगा। ठीक इन है। तीनों चीजों का अगर सामंजस्य बनाएंगे तभी एक अच्छा सा सुदृढ़ तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल, सवाल ये भी है कि ठीक है, कोरोना से संक्रमित लोग हो रहे हैं, टेस्टिंग पर फोकस हमें करना चाहिए, इसके साथ ही ट्रैकिंग को भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए कि आप किस तरह से बाकी लोगों को संक्रमित होने से रोक सके। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि रिकवरी रेट और अच्छा हो सके। आपकी बात नेहा जी बहुत अच्छी बात है। अगर मैं साइंटिफिक नॉलेज से बात करूं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा वायरल लोड कितना कम होगा, अगर मैं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूं, 6 फीट की दूरी रखता हूं, अगर उसमें मुझे वायरस होता है तो वायरस की मात्रा कम शरीर में जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक होता है और कुछ को बहुत सीवियर होता है। जो लोग हमारे हाई रिस्क हैं, एल्डरली, डायबिटिक, ओबीस, हाइपरटेंसिव, क्रोनिक स्मोकर्स, अल्कोहलिक, किडनी डिसऑर्डर्स, इनको हमको अंदर बंद करके रखना है। इनको मास्क घर में भी पहनाना है, हाथ धुलवाना है। तो नेहा जी काम तो 3 ही चीजों से होगा। एक इंडियन स्टडी से बात चल रही थी, हमारे पास कंप्लायंस रेट तीनों चीजों का, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन का सिर्फ 30% है। 30%। सिर्फ हमारे लोग 30% कंप्लायंट हैं। हम नहीं कर रहे, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं हो रहा। अगर हम ये 3 ही चीजें मेंटेन करें प्रॉपर तरीके से, हर एक रिस्क ग्रुप में हमारे नंबर कम आने स्टार्ट हो जाएंगे। और नंबर अगर कम नहीं भी होते तो हमारी सीवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो जाएगी। एक बिना मास्क के मैं आप पे छींट दूं, वायरस के पार्टिकल 2 मिलियन पार्टिकल चले जाएंगे। अगर मैं मास्क के साथ लेता हूं तो हो सकता है 1000 ही जाए। तो ये जानना, यही 3 चीजें हैं और इसी तीनों चीजों के अराउंड चीजें चल रही हैं। ये बात हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी सबसे बड़ी बात नेहा जी आपके माध्यम से कहूंगा कि रिसर्च का बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा। इस समय आईसीएमआर में हमारे पास 1 लाख लोगों का डेटा है, उसमें कितने सीवियर थे, नॉन सीवियर थे, हमारे को निकालना जरूरी है। कौन से लोग मर गए, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत हुई, ये बिल्कुल साफ क्लियर आना चाहिए। और रिसर्च निकालनी चाहिए 2 महीने के बाद भी कि हमारा पैटर्न कौन सा है। हो सकता है हमारा पैटर्न अमेरिका जैसा ना हो, इंग्लैंड जैसा ना हो। रिसर्च कहाँ है, लोकल रिसर्च। ठीक है, रिसर्च पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर रवि, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि जो हम अभी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं, पिछला रिकॉर्ड सर देखें और आने वाले वक्त में क्या लगता है कितना वक्त आएगा पटरी पर वापस आने में? क्योंकि अभी तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो कोरोना है वो और ज्यादा अपने पांव पसार सकता है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को और किस तरह से इफेक्ट कर सकता है ये? देखिए इस समय जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, डॉक्टर राहुल आऊंगी मैं आपके पास सर, आऊंगी सर। उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता, यानी कि अगर वैक्सीन आ जाता है तो आपको बहुत तेजी से वापस से देश में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, जीडीपी वापस से एक बार को पिकअप हो सकती है। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं है तो लोगों का डर है, और डर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत मुश्किल है। हालांकि नेहा जी मैं आपको याद दिलाऊं तो जब कोरोना से पहले, इससे पहले रिसेशन से यहाँ पर सारी इकोनॉमी जूझ रही थी, चाहे वो यूएस की रही हो या यूरोप की रही हो, और कोरोना आने के बाद वो डबल इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इकोनॉमी की सिचुएशन आज और बुरे हालात में हो गई है। और जिस तरीके से प्रदीप जी, क्योंकि बहुत सीनियर आपके पैनलिस्ट हैं और सही सजेशन वो हमेशा देते हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सही कहा कि इस समय व्यापारियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और व्यापारियों को सपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्यापारी यहाँ पर जो लोगों को एक एक्टिविटी स्टार्ट करता है, यानी कि काम भी प्रोवाइड करता है, एसएमईज इंडस्ट्री में एक सपोर्ट होता है, और इस समय ट्रेड बिल्कुल भी जीरो है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तब तक देश में ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। और उससे भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस समय ये है कि कोरोना के रहते हुए हमें ये जागरूकता बनानी पड़ेगी कि कोरोना आपके साथ अभी रह रहा है, लेकिन आप किस तरीके से काम करें कि आप कोरोना से भी दूर रहें और इकोनॉमिक हेल्प भी हो सके। क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं कॉन्फिडेंस देगी तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर कर पाना, या फिर ये कहें कि जीडीपी की ग्रोथ आना, इंडस्ट्री को सपोर्ट देना, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाहते हैं?
नेहा जी एक ही सवाल है, 3 तारीख को आपने इकोनॉमी को खोल दिया, 3 तारीख से आज 28 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई, पिछले 27 दिन में आंकड़े बताए जाए कि इकोनॉमी कितनी ग्रोथ हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास कौन सा ऐसा आंकड़ा था कि अगर जब तक फियर है लोगों में, क्या लोग जाके शॉपिंग करेंगे? प्रदीप गुप्ता जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लोग व्यापारी अपने ऑफिस खोल के बैठ गए, अपनी दुकानें खोल के बैठ गए, क्या लोग आ रहे हैं, क्या लोग खरीद पा रहे हैं? क्योंकि इसेंशियल सर्विसेज तो पहले भी चल रही थी। आपने इकोनॉमिक्स की बात सुनते हुए इकोनॉमी को खोल दिया, कितनी इकोनॉमी बढ़ गई, कौन सी इंडस्ट्री खुल के स्टार्ट कर गई, हमारे कोरोना के केसेस उतने ही बढ़ने लग गए। तो जब तक लोगों का फियर नहीं जाएगा दिमाग से, और फियर बात करने से नहीं जाता, टीवी देखने से नहीं जाता, बिल्कुल बहुत अहम सवाल है ये। प्रदीप गुप्ता जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से अभी राहुल जी ये कह रहे हैं कि डर बना हुआ है, लोगों के जहन में खौफ है कि कोरोना है, अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोना उनको अपनी चपेट में ले लेगा। और वाकई जैसे कि लॉकडाउन भी किया गया, ये भी कहा गया कि आप घरों से बाहर ना निकले, तो वो एक डर, एक खौफ लोगों के जहन में बैठा हुआ है। सरकार की तरफ से पूर्णतः लॉकडाउन खोल भी दिया जाता है, पूरी दुकानें खुल भी जाती है, मॉल्स वगैरह खुल भी जाते हैं, मेट्रो चालू हो भी जाती है। तो सर क्या आपको लगता है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लोग मेट्रो में सफर करेंगे, लोग मॉल्स में जाएंगे, लोग खरीदारी करेंगे, मार्केट्स में जाएंगे, या फिर लोगों के जो डर में, जहन में एक डर बैठा हुआ है, उसको निकलने में भी वक्त लगेगा? नेहा जी, डर तो देखो हर आदमी के अंदर इस समय है, और डर के हमारे ही ये सुधार हो पाएगा। देखो डर नहीं होगा ना तो आदमी ना तो मास्क लगाएगा, ना हाथ धोगा, ना परहेज करेगा। तो डर बहुत आवश्यक है। जिस कंट्री में डर हुआ, चाहे इटली में, चाहे स्पेन में, चाहे जर्मनी में, वहां पे आज हालत सही हो रही है। तो डर बैठाना या डर होना जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि आज जिस प्रकार से हम दिखाते हैं कि कोई कोरोना पेशेंट आता है तो सब वीडियो बनाते हैं उसकी, कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए जैसे दिल्ली के अंदर प्राइवेट अस्पतालों को खोल दिया गया, मतलब आदमी के साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसको एक तरीके से ये लगे कोरोना हो गया तो कोई खास बात नहीं है। मतलब इतना भी डर नहीं होना चाहिए उसके जहन में हर समय, मतलब एक कोई काम ही नहीं कर पाए, वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट खोली है, मुझे पता है देखिए 10% व्यापार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। ये सरकार ने इंडस्ट्री बंद करके बहुत बड़ा गुनाह करा, सारे मजदूर चले गए, पलायन हो गया। जो बर्बादी होती है वो इंडस्ट्री से होती है, बिल्डर के काम से होती है, सारे काम रोके ना बिल्डर के और इंडस्ट्री के। मेरा मानना ये, इन कामों को तो बिल्कुल खोल देना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंस रख सके आदमी और प्रोडक्शन होता रहे। प्रोडक्शन को बंद करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आज छोटी छोटी दुकानों को आप ऑनलाइन कर सकते हो व्यापार के अंदर, तो उससे बहुत आराम मिल जाएगा कि आप छोटे छोटे दुकानदार, जो मार्केट के दुकानदार है, इनसे ज्यादा कोरोना फैलता है, इनके सबके काम आप ऑनलाइन कर दो। फिलहाल आप ऐसा सुविधा कर दो कि घर बैठ के आदमी को चीजें मिल जाए, चाहे वो शराब की दुकान हो, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो जूते चप्पल की दुकान हो, सारे बिजनेस को भी सब ऐसा कर दो जिस प्रकार से हम जूम में देखते हैं कि इस तरीके से हो जाए जो ये कोरोना बच सके। और दूसरे, हर समय ऐड आते रहे, कहीं ना कहीं आदमी को जागरूक करना पड़ेगा आपको। अगर आपको बचाना है, सारे पहलुओं पे काम करना पड़ेगा सरकार को, तभी हम इसे जीत पाएंगे। ठीक है डॉक्टर राहुल, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से रखिए अपनी बात। मैं गुप्ता जी से इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने ऑनलाइन कर दिया तो स्विगी, जोमेटो और अमेजोन में क्या अंतर बचेगा? क्योंकि ऑलरेडी ये जाइंट, इंटरनेट जाइंट किराने की दुकानों की का खा चुके हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर हमने इनको ऑनलाइन कर दिया तो अमेजोन से लोग ज्यादा खरीदेंगे? क्योंकि ये मध्यम वर्गीय लोग तो इंटरनेट पे जा नहीं सकते, तो किराना बाजार वैसे ही चले गए। तो आप ये सोचिए कि किस प्रकार से लोगों का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, पैटर्न इंटरनेट की तरफ जाता जा रहा है। इंटरनेट जाइंट अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मजबूत होते जा रहे हैं, जो बाहर की कंपनी है। बिल्कुल, और इसकी मार सीधे सीधे आम दुकानदारों पे पड़ेगी। ठीक है, इस विषय पे हम नहीं जाते हैं डॉक्टर। मतलब है जॉब और छूट जाना। ठीक है डॉक्टर विनय, सवाल ये भी है, डॉक्टर विनय सवाल ये भी है कि एम्स के निदेशक अगर रणदीप गुलेरिया ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में यानी कि जून जुलाई में जो कोरोना है वो पीक पर होगा। सर अभी तो 8000 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, क्या हमें उस पीक का इंतजार करना चाहिए या एहतियाती तौर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि उस दौर को हम ना देखें, उस दौर को हम ना झेलें? देखिए, इस समय जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसको रोक पाना तो कठिन है, नंबर 1। हमें स्टेप्स ऐसे लेने हैं कि हम उसको कंटेन कर सकें। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि दिल्ली सरकार ने होटल्स का साथ में हॉस्पिटल के साथ अटैच किया है कि जो मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं उनको उन होटल्स में रखा जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनको देख सकें। एक अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। अब साइमल्टेनियसली एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी दिया कि जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं वो भी कोविड पेशेंट्स को एडमिट करें। इसका मतलब कोविड और नॉन कोविड पेशेंट जब मिलेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रकार के डिसीजंस भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर गुलेरिया ने बिल्कुल ठीक कहा, एक एस्पेक्ट बिल्कुल ठीक कहा
उन्होंने कहा कि इसके नंबर्स बढ़ने हैं और मिड जुलाई तक हम पीक पे पहुंचेंगे। मैंने भी आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 15-16 जून को आप ये देख सकते हैं कि लगभग ये फिगर जो है 2.5 और 3 लाख तक पहुंचेगी। फिगर का डॉक्टर राहुल ने ठीक कहा, अब हम नंबर्स पे नहीं जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं कि 3% पे उसके जो लोग हैं उनकी डेथ हो रही है, 2.37%, उनको हमें रोकना है। अगर वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए और अर्ली स्टेप्स ले लें तो उसके साथ हम काफी डेथ रेट को कम कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम पूरी तरह तैयार हैं उसको चेक करने में, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 2 महीने पहले से लिटिल बेटर तैयार हैं हम आज इस महामारी को चेक करने। ठीक है डॉक्टर राहुल, सवाल ये है कि जिस तरह से हालात और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, आपने थोड़ी देर पहले दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था, कोरोना का पेशेंट आता है, फ़ोन किया जाता है, लेकिन फिर भी जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की वो उसे लेने नहीं आती है और ये कहा जाता है रात का वक्त है तो सुबह आएंगे, सुबह का वक्त है तो शाम तक आएंगे, शाम का वक्त है तो आप अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो आपको घर में ही क्वारंटीन कर देंगे। सर ये स्थिति है, ऐसी स्थिति में अगर नाइट में, अगर रात में किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है, सर उस स्थिति में क्या होगा? अगर अभी ये हालात है तो हम आने वाले वक्त में किस तरह की उम्मीद करें? तो नेहा जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। मैं भी यही बात बार बार कह रहा हूँ कि आप जब नंबर्स को देखते हो कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारी हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं। हेल्थ फैसिलिटीज का मतलब यह है कि 1 लाख लोग संक्रमित हो गए, उसमें से 10% का फिगर होगा जो कि बीमार पड़ेगा, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी वो 7% होगा। इसका मतलब 1 लाख का मतलब 7% का मतलब 7,000। क्या हमारे पास दिल्ली में 7,000 बेड हैं? 7,000 बेड में से 3,000 लोगों को हो सकता है 1,000 लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। क्या हमारे पास 14 दिन तक रखने की बात है? अगर रोज मैं ऐसा मानूं, ये क्यूमुलेटिव है, तो 14 दिन तक के लिए क्या मेरे पास इतने वेंटिलेटर हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे को व्यवस्था इस तरह से बनानी है कि मेरा वेंटिलेटर, मेरा बेड ये तरीके से तैयार हो कि अगर मेरे नंबर बढ़ते भी हैं, हमने ये कह दिया पीक आएगा, 2.5 लाख लोग हो गए, 2.5 लाख लोग हो गए, उसमें से अगर बीमार पड़ेंगे तो क्या हमारे पास बेड हैं? क्या मेरे पास वेंटिलेटर उतने हैं? कहीं ऐसी हालत ना है कि 70 साल के आदमी का मैं वेंटिलेटर निकाल के 20 साल में लगा रहा हूँ। इटली की जो हालत आई थी, एक एनईजीएम में पेपर था ट्राइजिंग ऑफ वेंटिलेटर, कि उनको ये करना पड़ता था कि ये तो 60 साल का 70 साल का है, इसके बच्चे पूरे हो चुके हैं, इसका वेंटिलेटर निकाल के 30 साल में लगा दो। क्या ऐसी हालत आएगी देश में? आप ये बात समझिए, नंबर बढ़ने की बात नहीं है, वो नंबर से प्रोपोर्शनली सीवियर लोग भी बढ़ते हैं, उतने ही बूढ़े लोगों के घर में जाता है। तो आपके पास व्यवस्था ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर रवि, ठीक है सर। डॉक्टर रवि, क्या अब जिस थीम पर सरकार चल रही है, जिस थीम पर सरकार चल रही है, उससे क्या ये लगता है कि अब पहले जान है तो जहान है, फिर जान भी और जहान भी, और अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जहान बचाने के लिए सरकार चल रही है? क्योंकि ये जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, ये वाकई चिंताजनक है। अगर पिछले 24 घंटे में 8,000 मामले सामने आते हैं तो सर ये तो कहा नहीं जा सकता है कि जान बचाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं जी, देखिए जिस तरीके से अभी हालात होते जा रहे हैं या फिर नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 8,000 हर एक दिन एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है, और जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उतनी ज्यादा कोरोना के यहाँ पर मरीज बाहर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को काफी स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे वो लॉकडाउन और हार्ड करना हो या फिर जिस तरीके से हॉट स्पॉट जोन को उन्होंने डिवाइड किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, तो आपको एक्टिविटी वहां पर कम करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ है कि सामंजस्य आपको बिठाना पड़ेगा। आपको एक तरफ पेशेंट को भी देखना है, यानी कि कोरोना मरीजों को भी देखना है, और दूसरी तरफ इकोनॉमी के लिए भी सोचना है। तो आप इन दोनों में जब तक सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तब तक ऐसी परेशानी और बढ़ती हुई नजर आएगी। अब जैसे सरकार यहाँ पर इकोनॉमी को सपोर्ट देने की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ है कि लोग प्रवासी जो है वो भागते जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री स्टार्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो इन चीजों को उनको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके, और साथ ही कोरोना मरीजों को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस और वो सपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे कि एक सामंजस्य बैठ सके। जब तक लोगों का डर नहीं निकलेगा तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी और लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर
दोनों सामंजस्य आपको बिठा करके ही आप बिल्कुल, कोरोना से बेहतर तालमेल के जंग साथ ही जीत अगर सकते हैं। सरकार आगे बढ़ती है तभी ये कहा जा सकता है कि इस समस्या से निपटा जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि अब ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी संभाला जा सके और कोरोना को भी कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।